This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी आपका यूट्यूब चैनल द मार्क एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में डिस्कस किया था। डेंसिटी को हम डिस्कस कर चुके थे। इससे पहले वाले उसमें हम रेडियस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। रेडियस और एज लेंथ क्या होती है उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और BCC और FCC के लिए यानी कि SCP के लिए मैंने पिछली बार आपको बोला था कि मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैसे उसमें निकलता है 12 और BCC के केस में कैसे कैसे निकलता है 8, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल करने के बाद हम लोग चलेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड की तरफ और कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि रेडियस रेशियो रूल कहाँ पर लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हम किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो रेडियस रेशियो रूल सबसे पहली बात कौन से कंपाउंड पे लगता है, क्या वो कोवेलेंट कंपाउंड पे लगता है, क्या वो आयनिक कंपाउंड पे लगता है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेडियस रेशियो रूल हम कौन से कंपाउंड पे लगाते हैं। रेडियस रेशियो रूल ऑलवेज लगता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, या आप बोल सकते हैं क्या कि आयनिक सॉलिड्स के लिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए रेडियस रेशियो रूल या तो आयनिक कंपाउंड पे लगेगा या तो आयनिक सॉलिड्स पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोलेंगे कि जैसे आपके पास क्या है NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, KCl ये एक आयनिक कंपाउंड है, CHCl आयनिक कंपाउंड है, MgCl2, ये सारे के सारे जितने आपके पास हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन पे हम रेडियस रेशियो रूल लगा सकते हैं। ZnS। ओके, तो बच्चों आयनिक कंपाउंड पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस रेशियो रूल को लगाते हैं। अभी रेडियस रेशियो रूल हमें क्या शो करता है, रेडियस रेशियो रूल हमें शो करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी क्रिस्टल का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हम रेडियस रेशियो रूल की हेल्प से बता सकते हैं। हमें रेशियो याद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, रेडियस रेशियो रूल के लिए जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं वो क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला रेडियस रेशियो रूल के लिए RR, रेडियस रेशियो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन। इसी को आप रेडियस ऑफ कैटायन की जगह पे R+ लिख सकते हैं और R- लिख सकते हैं। जनरली सभी जानते हैं कि कैटायन के ऊपर क्या होता है प्लस चार्ज, इसलिए हमने क्या लिख दिया R+। एनायन के ऊपर क्या होता है माइनस चार्ज, इसलिए हमने क्या लिख दिया R-। इतना सबको पता है। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे और यहाँ से हम रेडियस रेशियो को निकालेंगे। अब रेडियस रेशियो जब निकलता है स्टूडेंट, सपोज दैट कोई एक न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको रेडियस रेशियो दे दिया कि 0.155, तो आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर रेशियो इतना है तो बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा या उस क्रिस्टल का शेप क्या होगा। ये आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में। जनरली आपके पास रेडियस रेशियो से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक रेशियो, आपके पास न्यूमेरिकल गिवन होगा, उसमें आपको R+ की वैल्यू होगी, R- की वैल्यू होगी, आप रखेंगे, एक रेशियो जनरेट होगा। अब रेशियो जो बनेगा उस रेशियो पे आपको पूछ लेगा जरा बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जो भी क्रिस्टल उसने दिया है, या पूछेगा आपको कि बताओ उस क्रिस्टल की शेप क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको उन क्रिस्टल के लिए रेशियो लिखवा देता हूं और शेप लिखवा देता हूं, देन उसके बाद एक चीज़ और इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इसमें अभी बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है। अगर आप डिस्कस करना चाहें यहीं पे देखिए तो ये है कि आप जानते हैं कि रेडियस रेशियो के रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन के आपके पास यहाँ पे रेडियस ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके RR के, और रेडियस ऑफ कैटायन आपके पास आप देख रहे हैं ऊपर है। तो मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ रही है तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा,
या तो रेडियस रेशियो बढ़ रहा है तो रेडियस ऑफ कैटायन भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैटायन की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, जितनी ज़्यादा कैटायन की रेडियस होती है, रेडियस रेशियो ऑब्लिक रेडियस ऑफ कैटायन इज हायर, it means coordination number is also high। हाई का मतलब ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा अगर रेडियस ऑफ कैटायन बड़ी है। रेडियस ऑफ कैटायन हायर होने का मतलब बिगर, आप बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन अगर ज़्यादा बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। जितना बड़ा कैटायन होगा उसको उतने ज़्यादा एनायन सराउंड करेंगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखना कि अगर कैटायन का साइज छोटा है तो उसको एनायन भी क्या करेंगे, कम एनायन सराउंड करेंगे। हमेशा इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कम एनायन सराउंड करेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में क्या हो जाएगा, 2। और अगर कैटायन का साइज, ये बीच में जो कैटायन रखा हुआ है, इसका साइज बड़ा है तो उसको उतने ज़्यादा एनायन सराउंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा निकलेगा। तो इसीलिए लिखा है कि रेडियस रेशियो में या रेडियस ऑफ कैटायन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर देंगे कि स्टेबिलिटी इज ऑल्सो हाई। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि रेडियस ऑफ कैटायन इज हाई, इट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इज ऑल्सो हाई, यानी कि आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी हमारे पास, अगर रेडियस ऑफ कैटायन ज़्यादा है, बड़ा है रेडियस ऑफ कैटायन, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा आपके पास रेडियस ऑफ कैटायन होगा उतनी ही ज़्यादा उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। या आप बोल सकते हैं कि जितना आपके पास रेडियस रेशियो RR की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3-4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब आपको क्या याद रखना है, एक टेबल हमारे पास होती है रेडियस रेशियो के लिए, कि रेडियस रेशियो में सबसे पहली बात देखिए, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्रिस्टल शेप, एक तरफ हम चलेंगे रेडियस रेशियो, और एक तरफ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कि क्रिस्टल शेप का अगर सपोज दैट लीनियर है आपके पास, तो रेडियस रेशियो स्टूडेंट जो होता है वो होता है 0 से लेके 0.155 तक, 0.155 तक। अभी मैंने बोला था ना कि R प्लस और R माइनस की अगर आपके पास बोला कि भाई कि 0.155 फाइनली कैलकुलेशन आ गई, तो बोलेगा जरा बताओ क्रिस्टल का शेप क्या है, तो लीनियर शेप होता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होता है, 2। अगर आप लोगों को क्लास 11th का VSPR थ्योरी याद हो तो उसमें आपके पास लीनियर शेप बनाते थे BeCl2, फॉर एग्जांपल BeCl2, ये कैटायन है, इस कैटायन को ये एनायन सराउंड कर रहे हैं, ये देखिए आपके पास। तो आप देखेंगे कि कितने एनायन एक कैटायन को, ये तो कैटायन है ना, बीच वाला जो है कैटायन है, और जो बाहर के ये क्या है, दोनों के दोनों एनायन। तो इन एनायन को कितने कैटायन सराउंड, इस कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं, 2, 1 और 1 है 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। रेडियस रेशियो में आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि ये लगता कब है, या तो हमें कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा, या हमें क्रिस्टल का शेप पूछ लेगा, या दोनों चीज गिवन होंगी, रेडियस रेशियो पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली ये याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड लगता है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है। रेडियस रेशियो कैटायन की ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ये याद रखना है। अगर रेडियस रेशियो कैटायन की ज़्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। आपके पास दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके पास ट्राइगोनल वॉइड है, यानी कि ट्राइगोनल टाइप का कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल शेप जो है ट्राइगोनल है, तो जो रेडियस रेशियो निकल के आता है वो होता है 0.155 से लेके 0.225 तक, 0.225 तक। ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल हम जानते हैं कि ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल का मतलब होता है कि एक कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे होंगे, 3। ये पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उनको वो वीडियो लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज
वो क्लियर नहीं होने वाला। ये वीडियो शूट मैंने स्पेशली इसीलिए किया हुआ है कि इससे पहले, क्योंकि मैं इस पर बना चुका था वीडियो, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही थी, विजिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर से मैं इसको आपको लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके पास ट्राइगोनल वॉइड यानी कि ट्राइगोनल क्रिस्टल में 3 एनायन सराउंड करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल क्रिस्टल है तो याद रखिए रेशियो होगा 0.225 से लेके 0.732 तक, और 0.732 तक हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, क्योंकि टेट्राहेड्रल 4 सराउंड करेंगे। वॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों 0.732, यहाँ पे 0.414 होगा, सो सॉरी 0.414, और ये होगा 0.414 से लेके 0.732, ये होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ठीक, लास्ट आपके पास एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, BCC टाइप का अगर क्रिस्टल है तो रेशियो होगा 0.732 और कहाँ तक 1 तक, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 8। ठीक है, सबके लिए रेशियो है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी रेशियो है, लेकिन वहाँ तक जाएंगे नहीं। हमारे पास जनरली यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसी टेबल के बिहाफ पे बताना होता है। जरा बताओ, बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइगोनल के लिए कितना है 3, या बोलेगा अगर रेशियो इतना है तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। ठीक है, तो NaCl लाइक कंपाउंड आपके पास जो हैं, जो NaCl है, यहाँ पे आप लोगों को NaCl, KCl, MgCl जो भी आयनिक कंपाउंड हैं उनके लिए हम जनरली रेडियस रेशियो रूल लगाते हैं। अब इस रेडियस रेशियो में कैसे कैसे आपके पास रेशियो निकलता है, एक का मैं डिस्कशन करूँगा, सबका नहीं करूँगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि पूरा रेडियस रेशियो ही खत्म नहीं होगा ऐसे में तो। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं 0.155 कैसे कैसे निकलता है, तो याद रखिए 0.155 स्टार्टिंग किसके लिए है, ट्राइगोनल के लिए। 0.155 किसके लिए स्टार्टिंग है, ट्राइगोनल के लिए। तो हम रेडियस रेशियो कैलकुलेशन करेंगे ट्राइगोनल वॉइड के लिए या ट्राइगोनल शेप के लिए। तो ट्राइगोनल के लिए तो हम करेंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे। बाकी के लिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें उस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ ज़रूरत है किस चीज़ की, हमें ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ इन रेशियो की। तो आपको ये रेशियो याद रखना है, डेरिवेशन नहीं याद रखना। ठीक है ना, डेरिवेशन केमिस्ट्री में अभी तक आपने जितने भी किए हैं वो कुछ नहीं करने, बस आपको ये रेडियस रेशियो याद रखना है। बनता कैसे कैसे एक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगोनल शेप, रेडियस रेशियो फॉर ट्राइगोनल शेप। ठीक है, ट्राइगोनल शेप के लिए या ट्राइगोनल आपके पास जो वॉइड है या क्रिस्टल है उसके लिए कैसे कैसे रेडियस रेशियो की हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्राइगोनल वॉइड को बनाते हैं। बीच में ग्रीन वाले मार्कर से जो मैं बना रहा हूं ये है आपके पास कैटायन। ठीक है, इसके कौन सा राउंड कर रहा होगा इसको, एनायन। ये आपके पास एक एनायन, ये आपके पास दूसरा एनायन, और ये आपके पास तीसरा एनायन। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में क्लियर कर रखे हैं सारे के सारे कि इतने बड़े होते हैं कि एक दूसरे को टच करते हैं। तो सपोज दैट अगर मैं कहीं पे टच नहीं भी कर रहा हूं तो ये मत सोचना कि वो टच नहीं कर रहा, वो एक दूसरे को टच ही कर रहे होंगे। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड है हमारे पास, तो कितना भी क्यों ना चिपका लें, बीच में जो स्पेस छूट जाता है उसको बोला जाता है वॉइड। एक्चुअल में है भी ट्राइगोनल। देखिए आपके पास अगर यहाँ पे एक पॉइंट बना दें, यहाँ पे एक पॉइंट बना दें, यहाँ पे एक पॉइंट बना दें, तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। तो इसलिए इसको ट्राइगोनल वॉइड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जरा आपको ये याद रखना है कि जो स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्राइंगल तो बना इसलिए ट्राइगोनल वॉइड है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये आपके पास वॉइड्स हैं, इस तरीके से चिपकी हुई होंगी, यही होगा इनका। एक दूसरे को एक दूसरे के साथ क्या रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं इस तरीके से। बीच में क्या होता है, कैटायन। बीच में क्या होता है, कैटायन। जो बीच में वो क्या है, कैटायन। तो जो कैटायन है आपके पास और जो ये आपके पास यहाँ पे लगी हुई है, मैं तीनों नहीं बना रहा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तीनों नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे इसको सेपरेट करके चलते हैं। तो जो हमारे पास ये कैटायन है जो बीच में रखा हुआ है, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, तो भाई इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो रेडियस है उसको मैं बोल देता हूँ स्मॉल r, रेडियस फॉर कैटायन। और स्टूडेंट बताइए इसका भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक रेडियस होगी जिसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास? टोटल रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर। बोलो इतनी बात क्लियर समझ में होती है, क्लियर आती है इतनी बात समझ में? तो देखिए आपके पास जब आर प्लस आर आपने किया, देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। भाई अगर ये आर है एनायन के लिए तो ये भी क्या होगी? आर ही होगी। वो कैटायन के लिए नहीं है, अब याद रखिएगा, इस वाली आर को नहीं लेना हमें, इस वाली आर को लिया तो आर प्लस आर, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है ना? इतनी मैथ सभी को आती है, थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं थोड़ा सा शायद हो सकता है वो ना समझे, बट लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 तक सभी लोग पढ़ते हैं। 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो एक चीज़ बताइए मुझे भाई, एक ट्रायंगल जब बनता है, ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, जब ट्रायंगल आपके पास बनता है तो कितने डिग्री के एंगल होते हैं उसमें? 60 60 60 यानी कि 180 होता है। तो ये बताइए मुझे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर मानी है और फिर आपके पास अंदर जो रेडियस ऑफ कैटायन है, ये जो कैटायन यहाँ पे है ये वाला लगा हुआ था जो, इसकी भी एक रेडियस है जो स्मॉल आर है, एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया। तो जरा बताइए ये 60 वाला जो आपके पास एंगल है कितने में डिवाइड हो जाएगा? 30 30 होगा कि नहीं होगा? बताइए मुझे। 30 30 में डिवाइड हो जाएगा। भाई ये 30 और ये 30 30 30 हो गया। अब हम जानते हैं जहाँ पे हम परपेंडिकुलर वाले कॉस हम जब लेंगे यहाँ पे, तो हम अकॉर्डिंग टू आपके पास देखिए वी नो दैट कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू किसके होता है? cos 30। किसके बराबर होगा? cos 30। cos 90 मत ले लेना आप लोग, है ना? cos 90 नहीं लेंगे, cos 30 लेंगे। अच्छी तरीके से जानते होंगे आप लोग क्यों 30 को लिया, बिकॉज जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस एंगल को नहीं, जहाँ पे आपके पास ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो एंगल आपके पास पहले 60 था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो उस एंगल को लेना है। यहाँ पे कोई एंगल नहीं था, यहाँ पे 60 60 कुछ नहीं था, ये तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। 60 वाला डिवाइड हुआ है इसलिए उस वाले को लेंगे। तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 30। अब आप खुद देख लीजिए, बेस आपके पास जो है, हाइपोटेनस कितना है आपके पास? r प्लस आर, और बेस कितना है आपके पास? r। तो ये हो जाएगा cos 30 इज इक्वल टू बेस है r अपॉन में कितना हो जाएगा? r प्लस स्मॉल r, r प्लस स्मॉल r। यही तो है r प्लस r। टोटल रेडियस हाइपोटेनस के लिए कितनी है? r प्लस r। नीचे कितना है आपके पास? r। तो यहाँ से बहुत अच्छा ढंग से हम डेरिवेशन को कर लेंगे आगे। तो कितना हो जाएगा आपके पास? r प्लस r को ऊपर पहुँचा देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा r प्लस r cos 30 इज इक्वल टू r, r प्लस r cos 30 इज इक्वल टू r। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ से cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? अगर हम यहाँ से r प्लस r को निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? r अपॉन cos 30। जो मल्टीप्लाई की चीज़ है वो कहाँ चले जाती है? हमेशा डिवाइड में। r प्लस r इज इक्वल टू r अपॉन cos 30। cos 30 की जो वैल्यू है हम अच्छी तरीके से जानते हैं कितनी होती है? √3/2। ये हो जाएगा r प्लस r इज इक्वल टू r अपॉन 3/2। अब जरा इस वाले को ऊपर लेके चलते हैं। ये हो जाएगा r प्लस r इज इक्वल टू r 2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जब कोई चीज़ होती है तो उसको चली जाती है आपके पास सीधा सीधा ऊपर न्यूमिनेटर में, तो 2/3 हो जाएगा r। मल्टीप्लाई में है तो इस r को नीचे की तरफ ले आओ, r प्लस r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√3, है ना? अब देखिए ये हो जाएगा r अपॉन r। इसका मतलब क्या है? ये r इसके नीचे भी है, ये r इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे सेम ही तो होगा ना, डिनोमिनेटर सेम है। लिखा कहीं पे अगर सपोज है 2 + 5/2 तो कितना होता है? 2/2 + 5/2, तो वही है सेम r प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस r/r। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो कट हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा? 1 + r अपॉन r इज इक्वल टू √3। इस 1 को उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा r अपॉन r इज इक्वल टू 2√3 - 1, देन r अपॉन r इज इक्वल टू 2√3। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1.732, यहाँ पे लिख देना कहीं पे √3 इज इक्वल टू 1.732। 1.732 - 1, 1.732 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो r अपॉन r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1.732 अपॉन 1.732। जब एक टोटल कैलकुलेशन आप निकालोगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0.155। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया आपके पास?
R इज इक्वल टू 0.155 R। ये क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। डायग्राम में जो लिया था सेम वही लेना है हमें। डायग्राम में क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। कैटायन था नहीं, ये कैटायन था, ये यहां से लेके यहां तक की रेडियस ऑफ कैटायन। और जो कैपिटल आर है वो किसको शो कर रहा है? रेडियस ऑफ एनायन। तो ये रेशियो होता है कैटायन और एनायन के रेडियो के बीच में 0.155। किसके लिए? ट्राइगोनल शेप या ट्राइगोनल वॉइड या ट्राइगोनल क्रिस्टल के लिए। अब याद रखिए ट्राइगोनल के लिए स्टार्टिंग है 0.155, तो लीनियर के लिए क्या रही होगी स्टार्टिंग? जब 0.155 स्टार्टिंग तो भाई मैक्सिमम जब इतनी है तो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो हम 0 से मान के चलते हैं लीनियर के लिए कि 0 से स्टार्ट हुआ और 0.155 जो रेंज थी वो लीनियर की थी, और फिर 0.155 से 0.225 जो है वो किसके लिए थी? ट्राइगोनल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए क्या होती है स्टार्टिंग? 0.225। तो इस तरीके से आपके पास रेशियो निकलते हैं। इन रेशियो पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं मैंने भी आपको बताया है। क्या शेप जनरेट होता है वो अभी आपके पास टेबल में ड्रॉ किया है। तो मैंने बोला है ये डेरिवेशन क्या आप लोगों को पूछा जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये डेरिवेशन आपके पास नहीं आने वाला है। तो वो टेबल, उस टेबल को याद रखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वो 3-4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहली बात, रेडियस रेशियो रूल किस पे लगता है? कौन से कंपाउंड पे लगता है? रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगी तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा और आयनिक कंपाउंड जो है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है? वो जो आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसके लिए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड है बच्चों आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। कब होगा आयनिक कंपाउंड स्टेबल? तो ऑलवेज रिमेंबर आयनिक कंपाउंड तब स्टेबल होगा, पहली बात, जब एक कैटायन को कैटायन आर सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन। सेम दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप, एनायन आर सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन। याद रखिएगा तब स्टेबल होगा। और अगर कैटायन को कैटायन ने सराउंड कर लिया वो अनस्टेबल हो जाएगा आयनिक कंपाउंड, और अगर एनायन को एनायन ने सराउंड कर लिया वो भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और हम एक और अच्छी तरीके से जानते हैं एक चीज को, एनायन एंड कैटायन आर, एनायन एंड कैटायन आर स्फेरिकल। कैसे होते हैं? स्फेरिकल इन नेचर। किस नेचर के होते हैं ये? स्फेरिकल नेचर के होते हैं। स्फेयर के टाइप के। याद है किसी को कि नहीं है कि इससे पहले जब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो 4/3 पाई आर क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि स्फेयर से उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तभी तो हम उसमें लगा रहे थे। कैसा उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो था क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, और नहीं याद आ रहा है जिसने तो वीडियो ही नहीं देखी तो उसको तो याद क्या आएगा, खैर, लेकिन जिसने देखी हैं तो उनको पता होगा कि स्फेरिकल शेप मैंने वहाँ पे बता रखा है कि एनायन कैटायन जो है आपके पास वो कैसे होने चाहिए? स्फेयर शेप के होने चाहिए। हमें एज्यूम करके चलना है कि वो स्फेयर शेप के हैं। हमें क्या एज्यूम करके चलना है? कि वो स्फेरिकल शेप के हैं। लिख दूं यहाँ पे, एज्यूम एनायन एंड कैटायन आर स्फेरिकल इन नेचर या स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है? तो हम यहाँ से क्लियर हो चुका है कि कैटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन से सराउंड करे और एनायन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन से सराउंड करे। याद रखिएगा अभी मैंने बताया था आपको, अगर कैटायन का साइज छोटा हुआ तो बताइए मुझे कितने यहाँ पे अगर हम वॉइड लगाना चाहेंगे, एक वॉइड ये है, एक वॉइड ये है, क्या इसके साथ एक वॉइड हम और लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? नहीं भाई। जब हम अगर अलग दूसरी वॉइड को लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे सपोजेट हमने लगाई, तो जरा देखिए इस एनायन को तो ये एनायन टच कर गया और इस एनायन को ये एनायन टच कर गया। सेम यहाँ एनायन टच कर रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है सिर्फ कैटायन, मतलब कितने हैं जो कैटायन को टच कर रहे हैं? एक ये और एक ये कर रहे हैं कैटायन को टच। बाकी के दोनों तो एनायन और एनायन को टच कर रहे हैं। बाकी के जो दोनों हैं वो किसको टच कर रहे हैं? एनायन और एनायन को टच कर रहे हैं। ये लीजिए, इसको ब्लैक कर दिया।
एनायन और एनायन को टच कर रहे हैं। तो कैटायन का साइज अगर छोटा होगा तो याद रखिए उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन एनायन कभी सराउंड नहीं कर सकते, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि रेडियस कैटायन की अगर ज़्यादा है तो उसका साइज भी बड़ा होगा और उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन सराउंड करेंगे, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। याद रखिएगा कैटायन आर सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन। या आपके पास जो कैटायन है वो आपके पास क्या आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन उसको टच करें, आप टच भी बोल सकते हैं, टच बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन, ठीक है ना। तो टच बोलो या आपके पास सराउंडेड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, एक ही बात है। तो कैटायन का साइज अगर बड़ा है तो उसको क्या करेंगे आपके पास, इस समय अगर कैटायन का साइज इतना बड़ा है, जरा देखिए इसको, कैटायन का साइज बड़ा है तो भाई इसको वॉइड भी आपके पास जो है एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। देख रहे हो कितनी वॉइड टच कर रही है, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप का हमारे पास जैसे बनाते हैं हम लोग, तो एग्जैक्ट ये नहीं है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड है, बट लेकिन 4 कर रहे हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो होगा। याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ऊपर से 3D बनता है ना। तो हमारे पास हम ये समझ चुके हैं कैटायन का साइज बड़ा हुआ तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कैटायन एनायन टच करेंगे, उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इसको कैटायन ने ही टच किया स्टेबिलिटी घटेगी, जैसे यहाँ पे एनायन टच कर रहे हैं आपस में, तो स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो आप लोग होपफुली समझ पाए होंगे कि क्या इसका मतलब है, क्या इसका मीनिंग है। याद रखिएगा एक टर्म आती है यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन। तो बच्चों क्रिटिकल सिचुएशन कुछ नहीं है, सिर्फ जब ट्राइगोनल जब लीनियर से आपके पास कोई कैटायन लीनियर से ट्राइगोनल वॉइड में चले जाता है, उस कंडीशन को ही नाम दिया जाता है क्रिटिकल सिचुएशन। अंडरलाइन करके कहीं पे लिख लेना, है ना। जब क्या होता है आपके पास कि लीनियर से कोई भी आपके पास, हमारे पास जो हमने लीनियर लिया था अभी, तो लीनियर से जब कोई कैटायन ट्राइगोनल वॉइड या ट्राइगोनल क्रिस्टल में चले जाएगा या ट्राइगोनल शेप में चले जाएगा या ट्राइगोनल वॉइड में चले जाएगा, उस कंडीशन को आप नाम देंगे क्रिटिकल सिचुएशन। क्लियर होती है बात। कैटायन का साइज धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, उतना ही नहीं रहेगा। लीनियर के ओले होगा तो 2 चिपक पाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा वो ट्राइगोनल वॉइड में चले जाएगा, और बढ़ेगा टेट्राहेड्रल में चले जाएगा, और बड़ा कैटायन होगा ऑक्टाहेड्रल में चले जाएगा, और बड़ा होगा BCC में चले जाएगा। इस तरीके से आपके पास सब कुछ होता है, ठीक है ना। होपफुली आप समझ पाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए इम्परफेक्शंस, मैं यहां पे एक चीज और लिख देता हूं, डिफेक्ट। बहुत सारे बच्चे इसको डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में यहाँ से इसके पूछे जाने के चांसेस कम से कम, बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड हो कंपटीशन हो, कम से कम 80% चांसेस होते हैं जहाँ से आपके पास इम्परफेक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड आपके पास जो है, या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड आपके पास जो है, पहली बात तो डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है आपके पास स्टूडेंट कि हमारे पास सपोज दैट हम मार्केट गए और मार्केट से हमने कोई भी एक टी शर्ट ले ली, कमीज ले ली, है ना। तो एक टी शर्ट लेके आए, घर में आए, पहना पूना सब कुछ देखा, फिटिंग विटिंग देखी, और उसमें एक छोटा सा होल निकल गया या कहीं से फटी हुई है टी शर्ट। आप क्या बोलते हैं उसको, आप बोलते हैं कि वो डिफेक्टेड पीस है, मतलब उसमें कुछ कमी है। तो किसी क्रिस्टल में अगर आपके पास कमी आ जाती है, किसी क्रिस्टल में अगर आपके पास कमी आ जाती है, उसको आप नाम देते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। यहाँ पे कोई कमी तो होगी नहीं, क्रिस्टल होगा ना, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कमीज वमीज टी शर्ट तो होंगी नहीं, क्रिस्टल होगा। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएगा तो आप उसको नाम देंगे क्रिस्टल डिफेक्ट। कैसे भाई, कुछ कैटायन कुछ एनायन यहाँ पे होंगे, या कुछ होल बना के, पॉइंट बना के, यानी कि तो उसको पॉइंट डिफेक्ट भी बोला जाता है वैसे, पर लेकिन पॉइंट डिफेक्ट में नहीं घुसना है मुझे, कैटायन एनायन पे हमें चलना है, तो मैं कैटायन एनायन ही बना रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ से कोई कैटायन मिस हो गया, तो जरा मुझे बताइए कि भाई अगर यहाँ से कैटायन मिस हो गया, इस क्रिस्टल से कैटायन बाहर चले गया, तो भाई कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो आ ही जाएगा। तो डिफेक्ट आएगा किस में आएगा, क्रिस्टल में, इसलिए उसको नाम दिया जा रहा है क्रिस्टल डिफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। तो छोटी सी बात, छोटा सा आपको मैंने फील करवाने के लिए बताया कि डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, सबसे पहली बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की, कि कितने टाइप के डिफेक्ट हमारे पास होते हैं। हमेशा याद रखिए हमारे पास 2 टाइप के डिफेक्ट होंगे, एक होगा स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा सही कर लेना, है ना, वैसे तो सही लग रही है। स्टाइकियोमेट्रिक नॉन
स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्रिक या मेट्री आप दोनों बोल सकते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और एक कैसा होगा, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये नाम है आपके पास, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चों स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? सबसे पहली बात, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कैसे कैसे पता चलेगा कि कोई स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को शो कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आर नॉट डिस्टर्ब, फॉर्मूला आर नॉट डिस्टर्ब, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्टाइक्योमेट्रिक। कीवर्ड्स लिखिए, कीवर्ड्स को जानिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं यहाँ पे भाषण देना है आपको कि स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के पूरे पन्ने की डेफिनेशन लिख लो, छोटी सी बात है। फॉर्मूला आर नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। एंड व्हेन फॉर्मूला आर डिस्टर्ब, फॉर्मूला आर डिस्टर्ब, तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट होगा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर्मूला जहां पे डिस्टर्ब नहीं, फॉर्मूला जहां पे डिस्टर्ब होता है, फॉर्मूला जहां पे डिस्टर्ब होगा, फॉर्मूला आर डिस्टर्ब, वो होगा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और फॉर्मूला आर नॉट डिस्टर्ब, जहां पे फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता है, वो होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कि ये कितने टाइप का होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये होता है आपके पास, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है आपके पास स्कॉटकी डिफेक्ट, और एक होता है आपके पास फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप्स के होंगे आपके पास, पहला होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होगा आपके पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दो टाइप के होंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और ये होंगे आपके पास स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब समझते हैं एक एक करके कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट की क्या है, फ्रेंकल क्या है। ये दो आपके पास जो हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंपटीशन IIT JEE हो, प्री मेडिकल टेस्ट हो, AI PMT हो, AI EEE हो, कुछ भी क्यों ना हो आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो समझते हैं एक तरफ से कि भाई आपके पास सबसे पहले हमने देखा कि इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट क्या होते हैं, कि किसी भी क्रिस्टल में मैंने बताया था भी किसी का मिस हो जाना ही क्या होता है, डिफेक्ट होता है। और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। स्टाइक्योमेट्रिक फॉर्मूला आर नॉट डिस्टर्ब, यानी कि आपके पास जहाँ पे फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा वो होगा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और जहाँ पे फॉर्मूला डिस्टर्ब होता है आपके पास नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये दो टाइप के हैं और ये चार टाइप के हैं। तो पॉज करके आप लोग इसको फटाफट से उतारिए, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टार्टिंग से वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखिए वैकेंसी का मतलब क्या है, देखिए कोई एक क्रिस्टल है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट डिफेक्ट के एग्जांपल्स हैं, पॉइंट डिफेक्ट के पार्ट हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। तो उसके अंदर पॉजिटिव कैटायन आप लगा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी हमने लगाने भी हैं। तो यहां पे क्या होगा कि जो पॉइंट्स हैं, भाई सपोज दैट एक पॉइंट यहां से मिस हो गया, जरा आप मुझे बताइए, सपोज दैट एक पॉइंट था यहां पे, तो भाई अगर ये यहां से मिस हो गया तो आप खुद सोचिए कि पॉइंट यहां से क्या हो चुका है, मिस। अगर ये यहां से मिस हो गया, हट गया यहां से, तो भाई क्रिस्टल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा भाई, वो तो हट गया वहां से। तो अगर आपके पास ये हटा तो डिफेक्ट का नाम क्या होगा, जरा आप ये सोचिए कि क्रिस्टल डिफेक्ट तो है ये, बट लेकिन किस टाइप का डिफेक्ट ये शो कर रहा है, क्योंकि पॉइंट यहां से मिस हो चुका है। तो भाई यहां पे क्या जनरेट हो जाएगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। वैकेंसी का मतलब खाली स्थान,
खाली जगह बच जाएगी यहाँ पे, और खाली जगह बचेगी तो भाई ये तो यहाँ से हटा, खाली जगह बची, वैकेंसी क्रिएट हुई, उसी वजह से उसको नाम दिया जा रहा है वैकेंसी डिफेक्ट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। हटा, जगह खाली बची, कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। सेम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखिए, सेम मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ से हटता नहीं है, हटता नहीं है। क्या होता है यहाँ से कि यहाँ से अगर ये पॉइंट हटा तो ये बाहर ना जाके अंदर कहीं इंटरस्टिशियल साइड में एडजस्ट हो जाएगा। सॉरी, अंदर कहीं इंटरस्टिशियल साइड में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें कि भाई जो पॉइंट था वैकेंसी डिफेक्ट के लिए तो बाहर हट चुका था, वैकेंसी डिफेक्ट के लिए क्या हो चुका था, यहाँ से बाहर हट चुका था। तो जब वैकेंसी डिफेक्ट के लिए यहाँ से बाहर गया तो भाई वैकेंसी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हमने डिफेक्ट को नाम दिया वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट था वो बाहर ना जाके अंदर ही एडजस्ट हो गया क्रिस्टल में, क्रिस्टल के अंदर की ये साइड्स जो होती हैं उनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड्स। जब अंदर कोई चीज़ एडजस्ट हो जाती है तो डिफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक कंपाउंड के लिए जो डिफेक्ट शो होते हैं वो दो टाइप के डिफेक्ट ये दोनों हैं। किसके लिए हैं? फॉर आयनिक कंपाउंड, फॉर आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इन दोनों पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे डिफेक्ट यहाँ पे शो होता है। ठीक है ना, तो जब बात करते हैं थोड़ा सा आपके साथ, आप आगे बढ़ते हैं कि शॉर्ट के डिफेक्ट क्या है। तो देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट, इसको कई लोग स्कॉट की डिफेक्ट भी बोलते हैं, मैं शॉर्ट की बोलता हूं, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, अब शॉर्ट की डिफेक्ट आपके पास सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि शॉर्ट की डिफेक्ट शो कौन करता है? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शो बाई, पूरा लिखना पड़ेगा आपके लिए, तो पूरा ही लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शो बाई आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड्स। अब कई सोच रहे होंगे आयनिक सॉलिड से क्या होते हैं यार, पता ही नहीं है हमें। तो जाइए सॉलिड स्टेट फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको सब पता चलेगा कि एमरफस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड क्या है, मेटेलिक सॉलिड क्या है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शो बाई आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड्स। ओके, सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है? पॉइंट नहीं, पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या याद रखेंगे? सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि कैटायन, भाई आयनिक कंपाउंड है तो कैटायन तो हो गई, एंड एनायन आर सिमिलर इन साइज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्री मेडिकल टेस्ट में एक बार पूछा भी जा चुका है और AIEEE और JEE में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो बताइए कि शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है? चार ऑप्शन दिए थे, बोला था कैटायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है, कैटायन का छोटा होता है, एनायन कैटायन दोनों का बराबर होता है। तो कौन सा टिक करना था? जिसमें एनायन और कैटायन का सिमिलर साइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर इन साइज। थर्ड, डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी यहां पे जो है, डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा डिफेक्ट को, जब पूरा समझाऊंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा, है ना। पहले आप मेन पॉइंट्स को याद रखिए, ऑब्जर्वेशन क्या है उस चीज़ को देखिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। और चौथा हम बनाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके क्या एग्जाम्पल है? देखिए, सिमिलर साइज NaCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, CaCl हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे हमारे पास NaCl, KCl हो सकता है, ये भी लिख लो, KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, CaCl हो सकता है, AgBr हो सकता है। इनके ऑलमोस्ट साइज जो है कैटायन और एनायन के क्या होते हैं? सिमिलर रहते हैं। तो चलिए अब इसमें कैटायन एनायन के कैसे कैसे मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को एक छोटा सा, मैं वैसे तो
प्योरली हम अप्लाई नहीं करते हैं, बट लेकिन एक छोटा सा नॉलेज के लिए आपको पता चल जाएगा। जरा Na के लिए आप देखिए 11 होता है 281, Cl के लिए आप देखिए 287, तो आप खुद सोच लीजिए, इसमें भी 3 सेल बन रहे हैं, इसमें भी 3 सेल बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्या होगा साइज इनका बराबर ही होगा, है ना। तो इसलिए आपके पास हर जगह पे अप्लाई नहीं करना, लेकिन है ना, हर जगह पे अप्लाई मत कर लेना आप लोग, ठीक है। बेसिकली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, मैं इसी तरीके से आपके पास अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो देखिए KCl, NaCl, AgBr और CSCl आपके पास बने हैं, और भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो मैं एटसेट्रा लगा रहा हूँ आगे से। तो इन एग्जाम्पल के लिए कौन सा डिफेक्ट शो होगा, स्कॉट के डिफेक्ट, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट AgBr शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, स्कॉट की एज वेल एज फ्रेंकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। जरा एक ऐसा एग्जांपल दो या ऐसा एग्जांपल बताओ कि जो शॉर्टकी को भी और फ्रेंकल दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो कर रहा हो। वो है AgBr, ये इसको भी यहाँ पे भी शो करता है और फ्रेंकल के लिए भी शो करता है। होपफुली आप लोगों को ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। डिफेक्ट क्या है, सबसे पहली बात आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे कैसे डिफेक्ट आपके पास आता है, ठीक है ना। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे उसको होना ऊपर चाहिए था, चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इन शॉर्ट की डिफेक्ट SD लिख रहा हूँ, शॉर्ट की डिफेक्ट, कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन सेम रेशियो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोल रहा है कैटायन और एनायन जो होते हैं वो सेम रेशियो में मिस होते हैं, ठीक है ना। और फिर क्रिस्टल पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, ये मैंने आपके पास लिख लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए डिफेक्ट को समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास AgBr का एक क्रिस्टल है, उसमें क्या होंगे, Ag+ होंगे और Br- होंगे। जल्दी समझेंगे इसको, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले इस पर, है ना। AgBr है, Ag+, Br-, Ag+ और Br-, इस तरीके से आपके पास है। इस क्रिस्टल में से क्या हुआ, देखिए पेपर में कैसे पूछता है, पेपर में आपके पास बना के दे देगा, बोलेगा ये A+ है, ये B- है, फिर बोलेगा A+ है, ये B- है। तो ये है क्या एक्चुअल में, A+ की जगह Ag को रख दो, P+, Q- कुछ भी करके दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट शो हो रहा है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ये आप जरा क्लियर रखिए अपने दिमाग में, ठीक है ना। वहाँ पे A+, B- दे, X- Y+ दे, कुछ भी दे, ठीक है ना। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सपोज दैट बच्चों क्या हुआ कि मेरे पास जो कैटायन था, वो कैटायन, यहाँ से एक कैटायन और एक एनायन, दोनों मिस हो गए, यानी कि कैटायन भी गया बाहर, कैटायन भी और एनायन भी, दोनों के दोनों आपके पास क्या हो गए, यहाँ से मिसिंग आयन, ये भी मिस हुआ यहाँ से और ये भी मिस हुआ यहाँ से, कैटायन भी मिस हुआ और एनायन भी मिस हुआ। जब एक क्रिस्टल से कैटायन और एनायन दोनों सेम रेशियो में मिस होते हैं, उस टाइप के डिफेक्ट को नाम दिया जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। जब कैटायन और एनायन दोनों एक ही रेशियो, मिस होना हट जाएंगे वहाँ से, दोनों एक ही रेशियो में एक ही रेशियो में, 2 Ag+ निकलेंगे और 1 Br निकलेगा, तो वहाँ पे शॉर्टकी नहीं है। फिर एक कैटायन निकला, एक एनायन निकला, दोनों सेम रेशियो में मिस होंगे, डिफेक्ट का नाम होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो जरा बताइए, कोई चीज़ अगर किसी क्रिस्टल से बाहर निकल रही है तो क्या उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्या होगी, डिक्रीज। कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, है ना। डेंसिटी तो पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाला फंडा हम लगा के करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम वाला मैं लगा नहीं रहा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो Ag+ Br- जब बाहर निकले, सेम रेशियो में आपके पास कैटायन और एनायन मिस हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, खुद सोच लीजिए, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या डेंसिटी डिक्रीज बोलेंगे आप, या बोलेंगे डेंसिटी आर इफेक्टेड। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल, डेंसिटी आर इफेक्टेड, डेंसिटी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा अगर दोनों एक रेशियो में बाहर निकले हैं एक क्रिस्टल से। रेशियो अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया डेंसिटी पे, तब भी इफेक्ट पड़ेगा, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन डिफेक्ट शॉर्ट की नहीं होगा फिर, ठीक है ना। अगर एक ही रेशियो में निकले कैटायन और एनायन, तो तब आपके पास कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास क्रिस्टल में पूछा जाता है कि भाई बताइए कहाँ पे शॉर्ट की है, कहाँ पे फ्रेंकल है। दूसरी बात कर रहे हैं आपके साथ फ्रेंकल डिफेक्ट की, ठीक है ना, कि फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए भी मैं सेम एग्जांपल ही उठाऊंगा AgBr का, क्योंकि दोनों AgBr दोनों को शो करता है। फ्रेंकल
डिफेक्ट। ये फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रेंकल डिफेक्ट, पहली बात, फ्रेंकल डिफेक्ट में एक या तो कैटायन मिस होगा या तो एनायन मिस होगा। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन सेम रेशियो, सेम रेशियो। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन सेम रेशियो में मिस नहीं होते, या तो कैटायन ही मिस होगा या तो एनायन ही मिस होगा, एक मिस होगा, दोनों में से मिस भी नहीं होगा। खैर मैं भी आपको बताऊंगा पूरा कि कैसे कैसे क्रिस्टल चलता है ये। मिस का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे तो बाहर निकल जाते हैं क्रिस्टल से, ठीक है ना, बट लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं निकलेगा। होगा क्या, वहीं अंदर क्रिस्टल में एडजस्ट हो जाता है, या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा। तो जब कैटायन और एनायन आपके पास अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं तो उसी क्रिस्टल में कहीं बीच में इंटरस्टिशियल साइड में एडजस्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर उसको तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलना चाहिए। बिल्कुल, आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुन लेना, आयनिक कंपाउंड के लिए शॉर्टकी डिफेक्ट को ही वैकेंसी डिफेक्ट कहा जाता है, और आयनिक कंपाउंड के लिए फ्रेंकल डिफेक्ट को ही इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहा जाता है। हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा हमारा। तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में सबसे पहली बात, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय आयनिक कंपाउंड, पहला वाला सेम रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के थ्रू ही दोनों डिफेक्ट शो होते हैं। दूसरी बात, AgBr क्या है इसमें कॉमन, AgBr कॉमन, मतलब AgBr यहाँ भी शो कर रहा था और मैंने लिखा भी है AgBr शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, मतलब AgBr कॉमन है, AgBr इसमें भी शो करेगा, AgBr इसमें भी शो करेगा, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी डू नॉट इफेक्टेड, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी देखेंगे क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है ना, पहले आप लोग लिखिए, अभी देखेंगे क्यों नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा यहाँ पे लिखा था कि कैटायन एंड एनायन आर सिमिलर इन साइज, यहाँ पे लिखेंगे आप कैटायन एंड एनायन आर नॉट सिमिलर इन साइज, कैटायन एनायन का साइज सिमिलर नहीं होता, उल्टा है। एग्जाम्पल के लिए आप फोर्थ पॉइंट में डाल दीजिए अपने पास, AgBr पहला, दोनों के लिए तो था ही AgBr, अभी हम ले रहे थे। ZnS हो गया हमारे पास, जिंक सल्फाइड, ZnS हमारे पास जो होता है वो भी क्या शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट को ही शो करता है। एग्जाम्पल पे चलते हैं, AgBr के क्रिस्टल में हमने देखा, और AgBr के ही क्रिस्टल में आपको मैं फ्रेंकल को समझा रहा हूँ, देखिए, ठीक है ना। आपने पहले AgBr के लिए बनाना, सॉरी शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए बनाना है, फिर आप किसके लिए बनाएंगे, फ्रेंकल के लिए। तो मैं तो यहाँ मिटा दूंगा, आप लोग दूसरे पेज पे इसको बनाइए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए। अगेन Ag पॉजिटिव है और क्या है, Br नेगेटिव। अब सपोज दैट यहां से ये Ag पॉजिटिव हटा, अपनी जगह को इसने छोड़ दिया, तो याद रखिए बच्चों, ये Ag पॉजिटिव क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, ये क्या होता है, यहीं बीच में कहीं एडजस्ट हो जाएगा, यहीं बीच में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए Ag प्लस। फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन हो या एनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते, वहीं कहीं बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, और अगर वहीं कहीं बीच में एडजस्ट हो गया, इस टाइप के डिफेक्ट को आप नाम देते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। और क्या यहाँ पे डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, डेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, बाहर तो हटा ही नहीं है, वहीं अंदर तो एडजस्ट हो गया हो, जब बाहर गया ही नहीं, वहाँ पे तो सेम रेशियो में बाहर हट रहे थे, इसलिए इफेक्टेड हो रही थी डेंसिटी। यहाँ पे तो बाहर हट ही नहीं रहा, वो वहाँ से हटा और अपनी उसने उस पोजीशन को छोड़ा और यहाँ पे आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी इफेक्टेड नहीं होगी। तो ये था आपके पास स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के पार्ट, कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, और क्रिस्टल डिफेक्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चले थे, वैकेंसी क्या है, इंटरस्टिशियल क्या है, फ्रेंकल क्या है, और शॉर्टकी क्या है। मैंने लास्ट में आपको ये भी बोला है कि आयनिक कंपाउंड के लिए शॉर्टकी डिफेक्ट को ही आप लोग वैकेंसी डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, और आयनिक कंपाउंड के लिए फ्रेंकल डिफेक्ट को ही आप लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इस तरीके से स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट चलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की तरफ। देखिए वीडियो लंबा तो हो गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम वीडियो को स्किप करना नहीं है, जो तो पहली बार वीडियो को देखते हैं उनको तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, और पहली बात करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है भाई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जहाँ पे मेटल की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। पहली बात आप लोग यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ को अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लीजिए, मेटल की एक्सेस नहीं होती, मेटल बढ़ता नहीं है,
लेकिन क्रिस्टल को फील होता है कि मेटल कुछ बढ़ गया है। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ ली चैटलियर प्रिंसिपल के साथ, इक्विलिब्रियम, क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल याद होगा, और उसमें प्रेशर की कंडीशन अगर आप लोगों को याद हो कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। याद होगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के क्या होता है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना आप लोग, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जब आपके पास प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम घट जाता है, और वॉल्यूम कम होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब रिएक्शन हो रही है तो जो भी आपके पास वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं क्लोज आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं बढ़े, लेकिन रिएक्शन को फील होता है कि मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, इसीलिए वो शिफ्ट करता है उसको उस तरफ जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कम मोल्स होंगे, क्योंकि उसको लगेगा, रिएक्शन को लगता है इस तरफ ज़्यादा हो चुके हैं अब, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सेम क्रिस्टल, यहाँ सिर्फ इसको हमें प्रेशर वॉल्यूम से रिलेट नहीं करना, हमें रिलेट करना है कि क्रिस्टल में मेटल नहीं बढ़ता, मेटल की एक्सेस नहीं होती, बट लेकिन क्रिस्टल को ये फील होता है कि मेटल बढ़ गया है। ठीक है, कैसे? हमेशा याद रखिए इस टाइप के डिफेक्ट में हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती कर जाते हैं कई बार बच्चे। रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो होगा वो सेम होगा, मेटल निकले ना निकले, लेकिन जितने पॉजिटिव पहले थे उतने ही नेगेटिव उस क्रिस्टल के अंदर होने चाहिए, या जितने नेगेटिव पहले थे तो उस क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए जितने पॉजिटिव पहले थे उतने ही नेगेटिव बाद में चाहिए। यानी कि अगर उसके अंदर 5 पॉजिटिव थे तो 5 नेगेटिव ही चाहिए, और 5 नेगेटिव थे तो 5 पॉजिटिव भी चाहिए, तब क्रिस्टल आपका कैसे रहेगा, स्टेबल रहेगा, अदरवाइज क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कैसे होता है देखिए, सपोज दैट NaCl का क्रिस्टल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। एग्जांपल बहुत सारे आपके पास, आप बुक उठाइए, आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जांपल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें समझना होता है कि डिफेक्ट कैसे कैसे शो हो रहा है। ठीक है, लिखने के तो मैं अभी सारे लिख दूंगा। ठीक है, देखिए NaCl आपके पास जो है, सपोज दैट NaCl का एक क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में Na+ होगा, Cl- होगा, है ना, यही है आपके पास। और भी बना सकते हैं आप लोग, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरीके से आपके पास है एक क्रिस्टल है कोई जिसमें Na+ और Cl- है। अब क्या हुआ यहाँ पे, सपोज दैट ये Cl-, यहाँ से क्या हो गया, हट गया, Cl- यहाँ से बाहर, मिस। ना ही ये फ्रैंकल है, ना ही ये शॉर्ट की है, क्यों? ना ही कैटायन और एनायन सेम रेशियो में मिस हुए, और ना ही एनायन यहाँ पे कहीं बीच में एडजस्ट हुआ हो, तो हट गया यहाँ से पूरी तरीके से। तो आप समझ चुके होंगे डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। Cl तो बाहर हटा, यहाँ से Cl- हटा। अब क्या हुआ कि भाई पहले पॉजिटिव आयन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव थे क्रिस्टल के अंदर, तो 6 नेगेटिव भी होने चाहिए ताकि क्रिस्टल हमारा कैसा रहे, स्टेबल रहे। तो भाई क्या हुआ, अब आप खुद देखिए पहले सिंपल सी चीज़ को समझ लेते हैं, फिर 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव को भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल में Cl हटा तो मेटल, भाई Cl देखो 1 2 3 4 5 बचे, पहले कितने थे, 6 थे, अब बचे 5, और Na कितने हैं क्रिस्टल में, 6, Na 6 हैं, 6 पहले भी थे और 6 अभी भी हैं, लेकिन कम कौन हुआ, Cl। क्रिस्टल को क्या फील होने लगेगा, मेटल ज़्यादा हो रहा है, तो मेटल ज़्यादा हो रहा है इसीलिए बोलेंगे कौन सा डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बात आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे बैलेंस करेंगे। तो याद रखिए हम लोगों ने मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ा हुआ है, मेटेलिक सॉलिड के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन C बनता है। मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहली वीडियो हमारी सॉलिड स्टेट की, जिसने नहीं देखा है उसको वो वीडियो देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा फिर। तो Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, Na++ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास याद रखिए खुद का इलेक्ट्रॉन, जो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उनका, वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है। Cl- गया, कौन एंटर किया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पहले कितने थे, 6, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेगेटिव अभी भी 6 और पॉजिटिव अभी भी 6। क्रिस्टल कैसा होगा, क्रिस्टल होगा स्टेबल।
क्रिस्टल कैसा हो जाएगा आपके पास, स्टेबल। 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, क्लियर होता है इतनी बात। मेटल Cl हटा, क्रिस्टल को क्या फील होने लगेगा कि भाई मेटल की एक्सेस हो रही है, डिफेक्ट कैसा हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब क्या हुआ हमारे पास, क्रिस्टल भी स्टेबल हो चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहां पे बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर हमेशा याद रखना इस चीज को। अब ये एफ सेंटर आपके पास जो है, इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इसको एफ सेंटर नाम दिया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर में क्या होता है, कलर शो होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कलर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर शो होता है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, एफ सेंटर। ठीक है ना, एफ सेंटर याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ पाए होंगे कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए क्रिस्टल में, चाहे Na हटे, चाहे Cl हटे, चाहे कोई भी क्यों ना हटे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। अगर वो गड़बड़ हो गए, क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, लास्ट बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो लेक्चर हो चुका है वैसे। तो अब जरा खुद देख लो यार, जतो नाम ततो गुण, है ना, आप लोगों ने श्लोक भी सुने हुए होंगे। भाई जैसा नाम है वैसा काम होगा। मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल की कमी हो जाना, बट लेकिन क्या नहीं कम होनी चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होने चाहिए, ताकि क्रिस्टल कैसा रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, चलो देखते हैं क्रिस्टल को। एक FeO का क्रिस्टल बनाते हैं। इस FeO के क्रिस्टल में क्या है, Fe+2 है, ऑक्सीजन -2 है, ये तो जानते ही हैं सभी। और Fe की कितनी वैलेंसी होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है, -2 फिर +2 ऑक्सीजन -2। बेसिकली ये डिफेक्ट बोर्ड में तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में कई बार इन डिफेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। मेटल एक्सेस क्या है, कब शो होगा और शो होने की कंडीशन में क्या होता है। डेंसिटी वेंसिटी याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल, है ना। तो Fe+2 ऑक्सीजन -2। अब सपोज दैट यहाँ से देखिए आपके पास क्या हुआ, मेटल डेफिशिएंसी। भाई नाम बोल रहा है मेटल एक्सेस बोला था हमने, Cl को बाहर निकाला, Cl मिस हुआ। अब अगर हमारे पास बोल रहा है मेटल डेफिशिएंसी, तो यानी कि मेटल कम होगा। अब सपोज दैट यहाँ से देखिए बेटे, आपके पास क्या हो गया, 2 Fe+2, ये Fe+2 यहाँ से मिस, हटे यहाँ से, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो हट रहा है यहाँ से, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से मिस, 2 Fe+2 यहाँ से हटे। भाई क्रिस्टल के अंदर पहले कितना पॉजिटिव चार्ज था, पहले देख लीजिए। क्रिस्टल क्या स्टेबल रहेगा, स्टेबल तो होना ही पड़ेगा ना क्रिस्टल को। तो भाई देखिए, एक Fe ये है, 2 3 4 Fe इस तरफ है, 8, यानी कि 2 + 2 4, 2 6 2 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 पॉजिटिव चार्ज हैं पहले तो। फर्स्ट जो कितने थे, 16 पॉजिटिव चार्ज थे, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 8 हो जाएंगे, 8 इस तरफ है। और 16 ही क्या है वहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है। मतलब पहले क्रिस्टल स्टेबल था, लेकिन Fe जैसे ही यहाँ से हटा, Fe ने अपनी पोजीशन को छोड़ा, मिस हुआ। भाई जरा सोचिए, 4 तो यहाँ से हट जाएंगे, 16 में से 4 गए, अब कितने पॉजिटिव बचेंगे यहाँ पे, 12 पॉजिटिव चार्ज। क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल फील करने लगेगा। तो भाई अनस्टेबल चीज़ तो अच्छी होती नहीं है, हमें स्टेबल करना पड़ेगा। अगर सोचिए, अगर मैं यहाँ पे Fe+3 को 2 बार डाल दूं, 2 Fe+3 अगर हमारे पास आ जाएं, 2 Fe+3 अगर हमारे पास आ जाएं, अच्छा इसको एक काम करना है यहाँ से, 3 Fe को करना है यहाँ से मिस, ठीक है, 3 Fe को, तो ये जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 10, 3 Fe, ठीक है, 3 Fe को हटा दिया, 2 2 4 2 6, 3 Fe को मैंने ऐसे हटाया, तो 6 प्लस चार्ज कम हो जाएंगे, तो 16 - 6 10 बचेगा, यानी कि 10 प्लस चार्ज बच रहे हैं जब वो वहाँ से हटे। ठीक है ना, इसको करना नहीं है, कैलकुलेशन मत करना आप लोग पेपर में, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, पेपर में आपको सिर्फ एक डायग्राम बना के और उसकी अच्छी सी डेफिनेशन देके छोड़ देना है। ठीक है ना, डेफिनेशन वो ये जो समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक, तो अगर सपोज दैट 3 Fe हटे, उन 3 Fe की जगह पर मैंने 2 Fe को डाल दिया भाई, डाल दो। 3 Fe यहाँ से हटे क्रिस्टल से और उनकी जगह पे क्या कर दिया, 2 Fe+3 को डाल दिया। ये Fe+3 है, ये Fe+3 है। पहले क्रिस्टल में Fe कितने थे, पहले क्रिस्टल में Fe थे, पहले कितने थे बिफोर, ये लिखना लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। पहले थे 1 2 3 4 5 6, एक और था 7, एक और था 8, पहले थे 8 Fe+2। आफ्टर जब 3 Fe हट गए, अब क्रिस्टल में Fe कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 7। पहले Fe 8 थे, +2 - 2 नहीं लगा रहे हम, ठीक है, सिर्फ
मेटल के लिए देख रहे हैं, पहले 8 थे, अब कितने हैं? 7। रफली एक डायग्राम है, रफली आइडिया बना रहे हैं बल्ले, ये पेपर पे कुछ नहीं बनाना आप लोगों को। पहले 8 थे, अब कितने बच गए? 7। भाई मेटल क्या हुआ है? कम। मेटल कम हुआ, और मेटल कम हुआ, डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हैं? अब इस चीज़ को देखते हैं। क्या डाले हमने? 2 यहाँ पे Fe+3, 2 Fe+3 डालेंगे तो इसका मतलब 3+3 कितना चार्ज है? ये 6। 3+3 कितना चार्ज है? 6। तो जरा देखिए कि 3 3 6 और 2 8, 8 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16, यानी कि 16 पॉजिटिव चार्ज अभी भी हैं। पहले भी 16 थे और अब भी कितने हैं? जब हमने एक Fe को हटा दिया, Fe की कमी हो चुकी है। ये ज़्यादा आपको सारे कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं और सिंपल सी बात आपको समझाता हूँ। पहले Fe+2 थे, 3 को हटाया, 6+ कम हुए, अब 2 Fe+3 को डाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो बैलेंस हो गए, जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, तो क्रिस्टल तो स्टेबल हो गया। लेकिन कमी किसकी हुई? कमी हुई आयरन की, Fe की क्रिस्टल के अंदर। और जब मेटल की कमी यानी कि Fe यानी कि मेटल की कमी, जब मेटल की कमी होगी डिफेक्ट कौन सा होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैसे निकलते हैं, ये सब मैंने आपको बताया और आपको पूरा का पूरा डिफेक्ट इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स क्या हैं वो आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, और इस वीडियो लेक्चर में भी छूट गया कि BCC के लिए 8 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैसे आता है, SCP के लिए कैसे कैसे आता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि BCC के लिए और SCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 12 कैसे कैसे आते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।